तो उन्होंने प्रूव किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन के साथ में वेव एसोसिएट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल, पार्टिकल के साथ में वेव थी, मतलब मैटर वेव का एग्जिस्टेंस हुआ वहां पर। ठीक है, अब उससे आगे हम पढ़ते हैं कि भाई जब भी कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है, जैसे यहां पर ये पार्टिकल एक, अब इसका अगर अभी ये रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है तो इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन में इसका मास है एम नॉट के इक्वल। अब अगर मैंने इसको फेंका और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो गई इसकी स्पीड, तो फिर इसका जो मास है वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो कितना होगा हम देखते हैं यहाँ पर, तो वो आएगा यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। तो आता इस तरह से है कि किसी पार्टिकल का मास m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c² से दिया जाता है। इस फॉर्मूले के अंदर जो m है ये तो हो जाएगा उस पार्टिकल का मूविंग कंडीशन में क्या मास है, एम नॉट हो जाएगा यहाँ पर रेस्ट मास, रेस्ट मास जो भी है 10 ग्राम 15 ग्राम वाट एवर, और v हो जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी, और c स्पीड ऑफ लाइट पता है आप सभी को, है ना। तो आएगा यहाँ पर, और इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर कि जो v है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10% ऑफ c, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होने पर ही अपने को जो मास है उसमें कुछ ना कुछ चेंज नजर आएगा। अगर इससे कम अपन स्पीड लेंगे तो मास में चेंज तो होगा, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसको एब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10% ऑफ सी होगा। उसके अलावा ये है कि भाई जो बोर थे, नील्स बोर, उन्होंने कहा था ऐसा कि भाई जब भी कोई पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है, जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ में भी कोई ना कोई वेव तो आनी चाहिए, है ना। मतलब ये है कि अपने पास में ये कोई एक एटम के सेंटर में आ गया न्यूक्लियस, ये आ गई इसकी ऑर्बिट, ये आ गई इसकी ऑर्बिट, ये इसका। अब अगर इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, पार्टिकल अगर मूविंग कंडीशन में है तो इन इलेक्ट्रॉन के साथ में भी वेव होनी चाहिए, होगी ऐसा। और इन इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेव होगी, अब इस ऑर्बिट के अंदर, किसी ऑर्बिट के अंदर बात करें अपन, तो ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके मोशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो बताई थी यहाँ पर बोर्ड ने। उन्होंने कहा कि भाई जब भी किसी भी एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसके साथ में भी कोई ना कोई वेव एसोसिएट होनी चाहिए, और उस वाली वेव का इंटीग्रल मल्टीपल उस ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, और अगर ये नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव भी नहीं कर सकता। मतलब ये है कि अगर मान लो अपने पास में ये कोई एक ऑर्बिट आ गई, इसकी रेडियस आ गई मेरे पास में आर, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, अब इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ऐसे, तो इसके साथ में जो वेव आएगी उस वेव का इंटीग्रल मल्टीपल एन लेमडा ये 2 पाई आर के इक्वल होना चाहिए, ऐसा कहा था बोर ने। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, तो इसकी वेव कैसे बनेगी, तो वेव बनेगी भाई पार्टिकल को मैंने फेंका, पार्टिकल तो सीधा मूव करेगा एकदम, लेकिन उसके साथ जो वेव आती है वो इस फॉर्म में आएगी। ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा इस ऑर्बिट के अंदर, लेकिन इसकी वेव भी जो है अलग तरह से बनेगी। तो यहां पर पार्टिकल मूव किया तो ये इसकी वेव बनना स्टार्ट हो गई ये से, तो यहां से लेके यहां तक तो हो गया 1 लैम्डा, यहां से लेके यहां तक हो गया 2 लैम्डा, और यहां से यहां तक हो गया 3 लैम्डा। तो इस वाले ऑर्बिट के अंदर तो 3 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर आ रहा है, मतलब इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और अगर मान लो किसी ऑर्बिट के अंदर ये कंडीशन नहीं आती, मतलब ये कोई एक ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वेव बन रही है इस तरह से ऐसा, तो यहां पर यहां से लेके यहां तक 1 लैम्डा, यहां से लेके यहां तक 2 लैम्डा, लेकिन अभी ये जो वेव है ये एक्स्ट्रा है,
मतलब यहाँ तो यहाँ पर इसके अंदर 2 लेमडा भी नहीं हो रहा या इसमें 3 लेमडा भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा है कि इसके अंदर n लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2 पाई आर। तो उन्होंने कहा था कि अभी इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, या तो इस ऑर्बिट को थोड़ा छोटा होना पड़ेगा ताकि इसमें 2 लेमडा आ जाए, या थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा ताकि इसमें 3 लेमडा आ जाए। ठीक है, तो ये बात कही थी बोर्ड ने। अब जब इस कंडीशन को चेक किया गया बाकी दूसरे एटम्स के लिए, तो ऐसा पाया गया कि भाई ये कंडीशन सही तो है, लेकिन केवल और केवल हाइड्रोजन के एटम के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन के एटम के लिए। बाकी दूसरे एटम इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन हो गया कि भाई जो बोर्ड ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन वो केवल और केवल हाइड्रोजन के एटम के लिए ही पॉसिबल है, बाकी दूसरा एटम उसको फॉलो नहीं करता। तो ये हो गई इसकी लिमिटेशन। तो बन जाएगा यहाँ पर कि ये हो गई इसकी कंडीशन। अब यहाँ पर एन लेमडा है, लेमडा यहाँ पर है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो बन जाएगा यहाँ से एन लेमडा, लेमडा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहां से एम वी आर इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये भी आपने पढ़ा होगा पहले केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर बोर्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, इसमें इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है इस पे लिखिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो बता तो दें लेकिन फिर क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। और उसको बताने का मतलब ये है कि आधा एक घंटा उसमें खपाना है ना, तब भी उसमें डाउट रह ही जाते हैं। लिखिए क्वेश्चन एक। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron at which its mass become twice of its rest mass. Twice its mass becomes twice of its rest mass. Twice of its rest mass. Correct? हाँ, c under root 3 by 2। आगे आंसर अंडर रूट 3 by 2 इंटू सी। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि मास बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास। अब ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास है तो फॉर्मूला अपने पास में काम आएगा m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो m है ये होता है मूविंग कंडीशन में मास, ये आपको दिया गया है कितना, रेस्ट मास का 2 टाइम्स। तो ये हो गया रेस्ट मास, तो यहाँ पर m इक्वल टू हो जाएगा 2m0 इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर लें और रीअरेंज कर लें, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो यहां से v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/4 मतलब 3/4। तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3/2 इंटू सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पर चैप्टर खत्म हुआ। इसके क्वेश्चन आपने कर लिए क्या? कर लिए सारे क्वेश्चन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के किए क्या? मैटर वेव के कर लेना आप। ठीक है, पेपर कैसा हुआ कल का तुम्हारा? शानदार, बढ़िया। ज्यादा आवाज आई नहीं लेकिन अभी शानदार वाली। कैसा पेपर? नहीं हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो आगे वाला अच्छे कर लेना है ना। अब आएगा यहाँ पर नया चैप्टर, इसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। तो देखते हैं भाई कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है। देखें
तो नया चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब समझते हैं भाई, ये होता क्या है भाई। रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी थी वो की थी हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 में। तो 1896 में हेनरी बेक्यूरेल ने देखा कि भाई जब उन्होंने एक यूरेनियम का एलिमेंट लिया, तो यूरेनियम लिया तो उन्होंने देखा कि उस यूरेनियम में से सर्टेन पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। अब क्या था कि भाई जब यूरेनियम लिया 1896 में, तो उसके जस्ट एक साल पहले 1895 में डब्ल्यू सी रंजन ने एक्सरे को डिस्कवर कर लिया था। तो बाकी साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये जो यूरेनियम है, इसमें से जो सर्टेन पार्टिकल की आप बात कर रहे हो जो यहां से निकल रहे हैं, वो एक्सरे ही है, कि वहां से एक्सरे ही बाहर निकल रही है। लेकिन उनका मन नहीं माना कि भाई ये एक्सरे तो नहीं है, ये कुछ और तरह के पार्टिकल हैं जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। फिर क्या हुआ कि उसके बाद में कुछ टाइम के बाद 1899 में आई मैडम क्यूरी। उन्होंने लिया रेडियम। रेडियम के अंदर भी उन्होंने सेम चीज देखी कि भाई वहां से भी कुछ पार्टिकल्स का इमिशन हो रहा है। तो हेनरी बेकरल ने देखा यूरेनियम में, और हैन उसने मैडम क्यूरी ने देखा रेडियम के अंदर, कि वहां से कुछ सर्टेन पार्टिकल्स का इमिशन हो रहा है दोनों में से। अब ये जो पार्टिकल का इमिशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसको उन्होंने फिर बाद में समझाते हुए ऐसा बताया कि भाई किसी भी एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के अंदर होता है एटम, और एटम के अंदर होता है सेंटर में न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनके अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर ये आ गया कोई न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, और जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। अब सबको पता है कि भाई जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के पास तो चार्ज होता है ना। तो प्रोटॉन के पास में चार्ज है, ये तो है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं है। अब रदरफोर्ड ने बताया था ऐसा कि भाई कोई भी जो एटम है वो छोटा होता है 10 की पावर, या हम बोल सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है वो एटम तो। और एटम के अंदर भी छोटा सा सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की रेडियस तो बहुत ही कम होती है। इस न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर की। अब इतनी कम रेडियस आई है न्यूक्लियस की, तो अब इन न्यूट्रॉन के बीच में तो कोई फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कैसे हैं, न्यूट्रल है। लेकिन ये सभी के सभी प्रोटॉन्स के पास तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम सेपरेशन पे रखे हुए हैं, बताइए पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसा। तो क्या होता है कि इन ये सभी प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो फोर्स होता है कूलम फोर्स। ये होता है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सेपरेशन बहुत ही कम है, मतलब फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होगा। होगा ऐसा, तो मतलब यहां पर इन सभी प्रोटॉन के बीच में जो कूलम फोर्स काम कर रहा है, जो रिपल्शन का है, वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होने वाला है। अब इतना ज्यादा फोर्स काम कर रहा है, तो इस फोर्स की वजह से तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने देखा कि भाई न्यूक्लियस तो होता है, स्टेबल भी होता है और अनस्टेबल भी होता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जरूर इस एटम के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर कोई एक और अलग से कोई फोर्स काम कर रहा होगा, जिस फोर्स की वजह से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस फोर्स को हम आगे पढ़ेंगे नए चैप्टर में, जो है न्यूक्लियर फोर्स। अभी हल्का देखते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर अलग से फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के एट्रैक्शन की वजह से ही यहां पर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स जनरली तो एट्रैक्शन का फोर्स होगा, और ये एट्रैक्शन का फोर्स यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो क्या होता है कि इन सभी के बीच में न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स के एट्रैक्शन के वजह से ये न्यूक्लियर फोर्स इस कूलम फोर्स से ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस कर रहे हैं मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम में है,
तो न्यूक्लियस स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, स्टेबल होगा तो वो आराम से रहेगा। लेकिन अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो गया, कूलम फोर्स ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। अगर अनस्टेबल हो गया तो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है ऐसा। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर कूलम फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो स्टेबल करने के लिए वो यहां से सर्टेन पार्टिकल्स का इमिशन स्टार्ट कर देगा। और ये जो यहाँ से पार्टिकल्स का इमिशन स्टार्ट हो रहा है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोल देंगे? रेडियो एक्टिविटी कह देंगे। और ये जो एलिमेंट होगा, यूरेनियम रेडियम जो भी है, इसको हम बोल देंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कह देंगे। और जो सर्टेन पार्टिकल्स यहां से इमिट किए जाएंगे, इनको बोल देंगे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ऐसे हम उसको बोल देंगे, या रेडिएशन बोल देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के फोर्स होंगे, कूलम फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। अगर बैलेंस में है तो न्यूक्लियस स्टेबल है, बैलेंस में नहीं है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ पार्टिकल्स का एमिशन करेगा, और जो पार्टिकल का एमिशन करेगा वही कहलाएंगे यहाँ पर रेडिएशंस कहलाएंगे। और इसी टर्म को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी कहते हैं ऐसा। तो ये सब यहाँ पर बताया था किसने? मैडम क्यूरी ने और हेनरी बेक्यूरेल ने बताया था। अब भाई ये बात तो उन्होंने बता दी कि भाई हाँ यूरेनियम में से निकल रहा है और रेडियम में से भी पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। अब ये जो पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, ये क्या सभी के सभी पार्टिकल सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के हैं, या एक तरह का पार्टिकल बाहर निकलता है, कैसा है ना? तो इस बात को समझाने के लिए फिर बाद में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड आए, उन्होंने बताया कि भाई जो रेडियम या यूरेनियम है, इनमें से कौन कौन से पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, कितने टाइप के निकल रहे हैं, क्या उनका नेचर होगा, ये सब किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। तो देखते हैं कि यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या बताया। तो आएगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो आएगा यहाँ पर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक तो बॉक्स लिया था लेड से बना हुआ, ये बॉक्स है लेड का बना हुआ, लेड बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर यहां पे उन्होंने रखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहां पर रेडियम को उन्होंने रख दिया, और फिर इस बॉक्स के बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए यहां पर दो प्लेट ले ली, एक को दे दिया पॉजिटिव पोटेंशियल और एक को दे दिया नेगेटिव पोटेंशियल। अब तो यहां से रेडियम तो है रेडियो एक्टिव, अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो क्या होगा कि यहां से सर्टेन पार्टिकल्स बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। तो देखा गया कि भाई ये जो रेडियम है, इसमें से जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, इनमें से कुछ पार्टिकल तो ऐसे हैं जो यहां से बाहर निकले और निकल के पहुंच गए टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। कहां चले गए? नेगेटिव प्लेट के पास। जो टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट जा रहे होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव टाइप के होंगे, होंगे ना वैसा? तो ये तो कहलाएंगे पॉजिटिव पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट चले गए, तो ये पार्टिकल निकले और पहुंच गए पॉजिटिव की तरफ। जो टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव टाइप के होंगे। तो यहाँ पर ये हो गए नेगेटिव टाइप के। कुछ ऐसे भी थे जो न इधर गए न इधर गए, सीधे निकल लिए। तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो यहाँ पर टूवर्ड्स नेगेटिव नहीं गए, टूवर्ड्स पॉजिटिव भी नहीं गए, और कहाँ चले गए? सीधे चले गए, अनडेविएटेड। ठीक है, तो फिर इस सब को देखने के बाद रदरफोर्ड ने बताया कि भाई किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से तीन तरह के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। एक तो वो जो टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब जो पॉजिटिव टाइप के हैं, इनको नाम दिया गया अल्फा। क्या बोला गया? अल्फा। जो टूवर्ड्स पॉजिटिव गए हैं, मतलब जो नेगेटिव टाइप के हैं, इनको बोला गया बीटा। तो ये है बीटा। और तीसरा जो बिना डेविएशन के चले गए, मतलब जिनके पास चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इनको बोला गया गामा।
तो यहाँ पर किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से तीन तरह के पार्टिकल्स या तीन तरह के रेडिएशन बाहर निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा है क्या? तो पहला देखना भाई कि अल्फा, अल्फा को हमने देखा अभी कि ये है पॉजिटिव टाइप का, तो अल्फा तो पॉजिटिव टाइप का है, पॉजिटिव है। तो बोला गया बाद में कि भाई यहां पर अल्फा की फॉर्म में हीलियम का न्यूक्लियस इमिट हो रहा है। ठीक है, यहां से दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। सेकंड आएगा यहां पर बीटा, बीटा कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव तो बोला गया ऐसा कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं और उन इलेक्ट्रॉन को ही बीटा नाम दिया गया। तीसरा आएगा गामा, कोई चार्ज नहीं है, तो ये है न्यूट्रल। तो ऐसा बताया गया कि भाई यहां पर गामा की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है, तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी कोई चार्ज तो उसके पास नहीं होगा, इसलिए क्या होता है कि न्यूट्रल है, तो यहां से ये एनर्जी बाहर निकल रही है, इसी को गामा नाम दे दिया गया। तो तीन तरह के इमिशन यहां पर से होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो कहलाएगा अल्फा डीके, बीटा बाहर निकल रहा है तो बीटा डीके, तीसरा गामा डीके। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर अल्फा डीके कब होगा, बीटा कब होगा और गामा कब होगा। तो आएगा यहां पर टाइप्स ऑफ डीके, तो पहला टाइप्स ऑफ डीके में आएगा अल्फा डीके। तो देखिए भाई अल्फा डीके क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। तो अल्फा डीके तब होगा जब एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा हो, तब जाके अल्फा डीके होता है। ये क्यों होता है देखते हैं भाई। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है 83 से, अब एटॉमिक नंबर Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, होता है ऐसा। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 83 से ज्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा आ रहे हैं, मतलब यहां पर जो चार्ज होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। चार्ज अगर ज्यादा है तो कूलम फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा ऐसा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो कूलम फोर्स काम कर रहा है रिपल्शन का, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब अगर वो फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया रिपल्शन का, तो फिर वहां पर उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि वहां पर वो न्यूक्लियस भी स्टेबल हो जाए। स्टेबल तभी हो पाएगा जब इस कूलम फोर्स की वैल्यू कम हो जाए। कूलम फोर्स कम कैसे होगा? जब यहाँ पर चार्ज कम हो जाए। और चार्ज कम कैसे होगा? जब वहां से प्रोटॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफी ज्यादा आ रहे हैं तो हमें प्रोटॉन्स के नंबर को कम करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम करने के लिए एक ही तरीका होता है इन तीनों में से। क्या यहाँ पर प्रोटॉन है क्या? यहाँ प्रोटॉन है क्या? क्या यहाँ प्रोटॉन है क्या? यहाँ पर है क्या? है ना। तो क्या होता है, एक अल्फा के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं, तो अगर एक अल्फा का डिके होगा तो वहां से दो प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। प्रोटॉन कम होंगे तो कूलम फोर्स कम हो जाएगा, कूलम फोर्स कम होगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी की तरफ अचीव हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर अल्फा डिके तभी होता है जब जेड की वैल्यू 83 से ज्यादा हो। अपने पास में कोई एक एलिमेंट है ZXA, इसमें से अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके हुआ मतलब यहां से हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल रहा है। हीलियम बाहर निकल रहा है मतलब दो प्रोटॉन बाहर निकल गए और दो ही न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो है Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो Z-2। ठीक है, एक अल्फा से दो प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं, यहां पर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो Z-2 हो जाएंगे अल्फा निकलने पर। एलिमेंट चेंज हो जाएगा, बन जाएगा Y। और ये मास नंबर है, मास नंबर में कितने कम होंगे? 4। तो बन जाएगा यहां से A-4। तो एक अल्फा से दो प्रोटॉन कम हो गए और 4 उसका मास नंबर कम हो चुका है। साथ में निकल रहा है अल्फा और साथ में यहां से कुछ एनर्जी Q भी रिलीज हो रही है। तो जैसे ही इस एक्स में डिके होता है तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, और अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने की वजह से ये जो न्यूक्लियस वाई है ये भी थोड़ा सा मूव करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। मतलब जो एनर्जी क्यू है ये इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपने को मिलती है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे 92 यूरेनियम 235, ये यूरेनियम का है एलिमेंट।
इसमें से जब अल्फा डीके होगा तो 92 माइनस 2 कितना हो जाएगा 90, थोरियम बन जाएगा, और 235 माइनस 4 तो 231, साथ में आ गया अल्फा, साथ में एनर्जी क्यू। तो ये होता है अल्फा डीके। अब जो एनर्जी क्यू आपको दी गई है ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, इसको हम बोलते हैं एनर्जी क्यू। अब क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लेते हैं ऐसा कि भाई किसी अल्फा डीके वाले इक्वेशन के अंदर एनर्जी क्यू आपको दे दी गई, आपको मास नंबर ए भी दे दिया गया। आपसे पूछते हैं कि इस एनर्जी क्यू में से इस अल्फा के पास में कितनी एनर्जी आ रही है या इस वाई के पास में कितनी एनर्जी आ रही है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन करने के लिए यहां पर एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, देखना कैसे आएगा वो, कि भाई अपने पास में अल्फा डीके हो रहा है एक्स में, तो ये एक्स शुरुआत में रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट में है तो इसका v तो जीरो हो जाएगा, अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। इसमें डिके हुआ, डिके होके यहां से निकल गया अल्फा पार्टिकल और यहां से निकल जाएगा न्यूक्लियस वाई, तो ये होगा इसकी फाइनल कंडीशन। इसका मोमेंटम आ जाएगा मोमेंटम ऑफ अल्फा, इसका मोमेंटम आ जाएगा मोमेंटम वाई। अब क्या होता है कि जब भी कोई भी रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उस रिएक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज कंजर्व रहेगा एक तो, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन का रूल हमेशा फॉलो होगा। दूसरा कि यहां पर हमेशा मास प्लस एनर्जी कंजर्व रहेगी, अकेला मास या अकेली एनर्जी यहां पर कंजर्व कहीं भी नहीं रहते, मास प्लस एनर्जी यहां पर हमेशा कंजर्व रहेंगे, क्योंकि आइंस्टाइन के फॉर्मूले E इक्वल टू mc स्क्वायर से एनर्जी मास में या मास एनर्जी में कन्वर्ट इसके अंदर हो सकता है, इसलिए तो ध्यान रखना यहाँ पर एनर्जी प्लस मास हमेशा कंजर्व रहेगा और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो यहां पर हम लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा फाइनल, तो इनिशियल तो जीरो है, फाइनल हो जाएगा मोमेंटम ऑफ अल्फा प्लस मोमेंटम ऑफ वाई। इसको आप सोल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ अल्फा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ वाई, ये अपने को मिलता है। आपको निकालनी है यहाँ पर एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैटर वेव के अंदर, एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाय 2m, पढ़ा था अपन ने, है ना। तो आएगा यहां से कि एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, मोमेंटम दोनों का सेम आ रहा है, 2 कांस्टेंट है तो E प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपॉन मास, तो बन जाएगा यहां से कि एनर्जी ऑफ वाई अपॉन एनर्जी ऑफ अल्फा, यहां से इक्वल्स टू मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ वाई, मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ वाई, ये आ गया। अब क्या करते हैं कि हम इन दोनों में 1 को इधर प्लस कर लेंगे, कर ले 1 को प्लस, ठीक है। ऐसा करने पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा यहां से एनर्जी ऑफ अल्फा, ऊपर आ जाएगा एनर्जी ऑफ वाई प्लस एनर्जी ऑफ अल्फा, यहां से मास ऑफ वाई इसका एलसीएम आएगा तो मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई, ये आ गया ऊपर। अब एनर्जी ऑफ वाई प्लस एनर्जी ऑफ अल्फा, एनर्जी ऑफ वाई प्लस एनर्जी ऑफ अल्फा कितना आ रहा है, ये क्यू के इक्वल आ रहा है, तो यहां बन जाएगा क्यू अपॉन एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू मास ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब हीलियम, ये रहा, कितना आ रहा है इसका मास नंबर 4, तो बन जाएगा यहां पर 4 प्लस मास ऑफ वाई, वाई का मास a माइनस 4, तो 4 प्लस a माइनस 4 कितना a, ठीक है, तो बन जाएगा यहां पर से a अपॉन मास ऑफ वाई अगेन a माइनस 4। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि भाई एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू a माइनस 4 अपॉन a इंटू क्यू, ये अपने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर किसी भी अल्फा डिके के अंदर एनर्जी क्यू दी जाती है तो उस क्यू का आप यहां पर यूज करेंगे, तो एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू a माइनस 4 अपॉन a इंटू क्यू। अगर आपको एनर्जी ऑफ वाई पूछी जाए तो, वाई पूछी जाए तो इसमें से माइनस कर लेंगे अपन, सिंपल क्यू में से इसको माइनस कर लें, है ना, या आप यहां से 4 बाय ए इंटू क्यू ऐसे भी कर सकते हैं, उसी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर अल्फा डीके, पहला टाइप का डीके अपने पास में ये हुआ। सेकंड आएगा, इसको हम बोलते हैं बीटा डीके। ये क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, देखते हैं। अब देखिए बीटा डीके से पहले अपन कुछ समझते हैं इसके अंदर भाई, कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें अपन, जितने आपको एलिमेंट प्रेजेंट है उन सभी के अंदर
न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। तो जितने भी एलिमेंट को चेक किया गया तो उनमें कुछ सर्टेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पेयर ऐसे होते हैं जो आपस में स्टेबल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। अगर वहां पर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं किसी के अंदर भी, तो फिर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते। जब बैलेंस नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर अनस्टेबल है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ पार्टिकल का इमिशन करेगा। ठीक है, अब देखते कैसे होता है यहाँ पर। जैसे स्मॉल न्यूक्लियस की बात करें अपन जनरली, तो स्मॉल न्यूक्लियस में हीलियम का देखते हैं तो 2He4, ये स्टेबल है क्या? ये स्टेबल होता है क्या? स्टेबल होता है ना भाई, ये है ना। तो ये तो स्टेबल न्यूक्लियस है। C612 ये भी स्टेबल है। 7N14 ये भी, 8O16 ये भी स्टेबल है। C614 ये स्टेबल है क्या? ये तो अनस्टेबल है। ठीक है ना। देखना भाई कि यहाँ पर इन सब में और इसमें क्या डिफरेंस है, चेक करते हैं। तो यहाँ कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, दो हो जाएंगे ऐसा। तो यहाँ पर इसके अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही दो दो है। कितना रेशो आ गया? यहाँ पर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितना हो जाएगा? 6/6 इक्वल टू, यहाँ कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, रेशो, यहाँ पे कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, रेशो। तो इन सभी के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशो आ रहा है वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर 1 के इक्वल आ रहा है तो वो एक स्टेबल पेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जिस वजह से वो न्यूक्लियस कैसा होगा? स्टेबल। लेकिन अगर यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर या रेशो 1 के इक्वल नहीं आता, जैसे इसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, 8, तो यहां पर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन करें तो 1 से ज्यादा आएगा, आएगा ऐसा। तो क्या है कि इसके अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का रेशियो है वो यहां पर 1 से ज्यादा आ रहा है, तो ये अनस्टेबल है। सिमिलरली अगर हम C610 की बात करें तो ये भी कैसा है? अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन तो 6 है और न्यूट्रॉन 4 है, तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन करेंगे तो ये 1 से कम आएगा, आएगा ऐसा। तो अगर स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 के इक्वल आ रहा है तो स्टेबल है, तो वो स्टेबल पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर ये इक्वल टू 1 नहीं आता, लेस देन आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते और ये कैसा बन जाएगा? अनस्टेबल न्यूक्लियस बन जाएगा। जब अनस्टेबल बन गया तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अब कुछ पार्टिकल का इमिशन करेगा, इमिशन करेगा तो बन जाएगा स्टेबल। तो जो पार्टिकल्स यहां से इमिट किए जाएंगे उन्हीं को हम बोल देंगे बीटा पार्टिकल्स कह देंगे। अब कैसे होता है देखते हैं। तो बीटा डीके सेकेंड आएगा यहाँ पर, बीटा डीके। बीटा डीके भी यहां पर दो तरह के होते हैं। पहला आएगा बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके कब होता है देखिए, तो अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर इफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जैसे C614 के अंदर हो रहा है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। तो हमें ये रेशियो 1 के इक्वल करना है किसी तरह से। अब 1 के इक्वल करने के लिए या तो मैं प्रोटॉन इसमें ऐड कर दूं या न्यूट्रॉन यहां से बाहर निकाल लूं। अब एक भी ऐसा प्रोसेस नहीं है इनमें से जो अपने पढ़े थे यहाँ पर कि भाई हम सिंगल प्रोटॉन दे सकें या न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सकें, ऐसा कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको बैलेंस करने के लिए अब न्यूक्लियस के अंदर ही जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो आएगा ऐसा कि यहां पर न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, तो न्यूट्रॉन 0n1 ये कन्वर्ट होगा प्रोटॉन 1p1 के अंदर। तो जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो अब इस वाली इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो अपने को मिलता है ऐसा है कि भाई ये माइनस का 1e0, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ऐसा करने से
1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ भी चार्ज कितना है, 0 है। और यहाँ 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ मास नंबर कितना है, 1 के इक्वल हो गया। तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस की फॉर्म में यहां से इमिट होता है। ठीक है। और फिर क्या होता है कि इस वाली इक्वेशन के अंदर जब हम ऐसा करते हैं तो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन का रूल फॉलो नहीं हो पाता, नहीं यहां पर लिनियर मोमेंटम कंजर्व हो पाता है। तो क्या होता है कि उनके कंजर्वेशन के लिए एक नया पार्टिकल यहां पर एज्यूम किया गया, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। तो मास कंजर्वेशन या सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक पार्टिकल को यहां पर एज्यूम किया गया, जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, यहां पर नाम देंगे। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये कहलाएगा बीटा माइनस। जैसे ZXA, इसमें से बीटा माइनस डीके हो रहा है, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन तो यहाँ बढ़ गए, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो Z की जगह हो जाएगा Z+1, एलिमेंट चेंज हो जाएगा Y, और मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो अगेन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है। तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ए का ए ही रहेगा। तो ZXA में से बीटा माइनस का डीके हुआ, तो Z+1 YA, साथ में निकल जाएगा बीटा माइनस, साथ में एंटी न्यूट्रिनो, ये यहां से फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने लिया था वहां पर C614, इसमें से बीटा माइनस का डीके हो रहा है, तो Z+1 आएगा यहाँ पर। Z+1 मतलब 6+1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 होते हैं, एलिमेंट चेंज बन जाएगा नाइट्रोजन। ऊपर मास में कोई चेंज नहीं आता, 14 का 14 ही रहेगा, बीटा माइनस, साथ में एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है ऐसा। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये है स्टेबल। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया ऐसा। तो ये कहलाता है बीटा माइनस डीके। सेकंड आएगा इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं बीटा प्लस डीके। ये क्या होता है भाई, पहला केस तो ऐसा अपन यहाँ पर कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा था, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं कि यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से कम आ रहा है, तो फिर क्या होता है। तो आएगा यहाँ पर कि बीटा प्लस डीके में इफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज लेस देन 1, मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। तो क्या होता है कि अब न्यूक्लियस के अंदर अगेन प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, पहले न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ था प्रोटॉन में, तो यहां पर प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, तो 1p1 ये कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन 0n1 में। अगेन यहां पर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए प्लस का 1e0 पॉजिट्रॉन यहां से इमिट होगा। ऐसा करने पर ये 0+1, 1 1 + 0 1, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो साथ में एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, इसी पॉजिट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा प्लस कहते हैं। और साथ में यहां पर एक और पार्टिकल बाहर निकलता है, इसका नाम होता है न्यूट्रिनो। यहां क्या था, एंटी न्यूट्रिनो, यहां पर न्यूट्रिनो। ठीक है। इसको देखना है कि यहाँ पर ZXA है, तो ZXA में से जब बीटा प्लस डीके हुआ, तो बताइए प्रोटॉन बढ़ेंगे कम होंगे, प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया ना, तो कम होगा ना भाई इसका, है ना। तो बीटा प्लस में एक प्रोटॉन कम हो जाता है, तो Z-1, एलिमेंट चेंज Y बन जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा। ठीक है। साथ में बीटा प्लस, साथ में न्यूट्रिनो, ये होता है बीटा प्लस डीके। इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो ये ले लो आप, C610 ले लो आप, है ना। तो बन जाएगा यहाँ पर कि C610 ले लेंगे आप यहाँ पर, तो बीटा प्लस का डीके होगा, तो बन जाएगा 5B10 में कन्वर्ट हो जाएगा बीटा प्लस, और यहाँ पर न्यूट्रिनो। तो ये होते हैं अल्फा डीके एंड बीटा डीके। लास्ट आता है यहाँ पर इसके अंदर, इसको बोलते हैं गामा डीके। गामा डीके क्या होता है, कब होता है, देखते हैं भाई। जब भी किसी भी एलिमेंट या न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा और बीटा डीके हुआ, तो फिर क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियस जिसमें से डीके हो रहा है, वो न्यूक्लियस एनर्जी गेन करके पहुंच जाएगा हायर एनर्जी लेवल में।
जिस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन के अंदर, सिमिलरली डिफरेंट एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर भी। तो पहले तो न्यूक्लियस कैसा है, लोअर एनर्जी लेवल में, अल्फा या बीटा डीके हुआ, एनर्जी गेन करी, पहुंच जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। अब जब हायर एनर्जी लेवल के अंदर आ गया तो वहां पर एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी के पास में आई है उस एनर्जी को ये रिलीज करेगा, रिलीज करके अगेन कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। तो ये जो उसने एनर्जी रिलीज करी है एक्स्ट्रा, यही एनर्जी यहां से बाहर निकलती है। इसी को हम बोलते हैं गामा फोटॉन्स कहते हैं, यही कहलाएगा गामा डीके। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भाई यहां पर जब भी गामा डीके होगा तो आप ध्यान रखें कि बिना अल्फा और बीटा डीके के गामा डीके पॉसिबल नहीं है। गामा के लिए अल्फा या बीटा डीके का होना बहुत जरूरी है, तभी जाके जो न्यूक्लियस है वो लोअर से हायर के अंदर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर गामा डीके। तो आएगा यहाँ पर तीसरा जिसको हम बोलते हैं गामा डीके। तो गामा डीके में ये आ गया लोअर एनर्जी लेवल, ये आ गया हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, न्यूक्लियस का ट्रांजिशन हुआ हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। तो जो एनर्जी यहाँ से इमिट की जा रही है यही होती है गामा फोटोन की टर्म में यहाँ से बाहर निकलती है, इसी को हम गामा डीके कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर कैसे पहचाने कि भाई यहाँ पर गामा डीके हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर ना तो चार्ज में चेंज आ रहा है, ना तो यहाँ पर जेड चेंज हो रहा है, ना ही इसका मास नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखना भाई ऐसा आएगा इसके अंदर कि जेड एक्स ए, इसमें से कुछ अल्फा और कुछ बीटा पार्टिकल बाहर निकल गए, तो ये बन जाएगा जेड डैश वाई ए डैश में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपको यहां पर इस एलिमेंट के ऊपर यहां ये ऐसा स्टार दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जो एलिमेंट है ये कहां प्रेजेंट है, हायर एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है। तो अब यहां से ये पहले गामा का डिके करेगा और गामा डिके करने के बाद में ये आ जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में, मतलब ये अब स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्टार का मतलब होता है कि अभी अभी यहां से गामा डिके होना बाकी है। ठीक है, तो ये होते हैं तीन टाइप के डिके, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं, क्वेश्चन लिखे। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहां से 4 अल्फा एंड 3 बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, तो आपको निकालना है कि Z और A कितना होगा। ठीक है, करें। क्वेश्चन में अगर बीटा के बारे में कुछ बताया नहीं हो, प्लस है या माइनस है, तो बीटा माइनस ले लेना है। ठीक है, Z कितना आ रहा है, 87, और A कितना आ रहा है, 222। पक्का। देखिए भाई यहाँ पर 92 यूरेनियम 238 में से पहले 4 अल्फा डीके कर दें आप, एक अल्फा से 2 प्रोटॉन कम होते हैं तो 4 से 8 कम हो जाएंगे। तो 92 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 80। अरे 92 माइनस 8 कितना होता है, 84 होगा ना पर। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा x, या इसको आप मान ले y मान लो पहले अभी। तो 84 y, और मास में एक अल्फा से 4 कम होते हैं, 4 से कितने हो जाएंगे 16, कितना आएगा यहाँ पर, ये 222 आ जाएगा।
अब यहां से आपसे बोला गया है कि 3 बीटा पार्टिकल भी बाहर निकल रहे हैं। एक बीटा से एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, बीटा माइनस इसलिए, है ना। तो एक बीटा से एक प्रोटॉन बढ़ता है, तो 3 से कितने बढ़ जाएंगे? 3, 84 प्लस 3 87 एक्स, और ये 222 रहेगा ना, तो ठीक है, 87 एंड 222 इसका आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो, ऐसे क्वेश्चन लेकिन नहीं आते एग्जाम में, है ना। आ भी जाए किस्मत अगर आपकी अच्छी हुई तो। देखिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जेड एक्स ए, इसमें से 2 अल्फा एंड 3 बीटा इमिट हो रहे हैं। लिखो इसको पहले। जेड एक्स ए में से 2 अल्फा 3 बीटा कर लिया, इतना लिख लिया क्या? इतना लिखिए इसके आगे। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ number of neutron and proton, find the ratio of number of neutron and proton in the final nucleus, in the final nucleus। आया? a माइनस जेड माइनस 7 बाय जेड माइनस 1। देखिए भाई, आपको यहां से बोला गया है कि इस एलिमेंट में से 2 अल्फा निकल रहे हैं और 3 बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। देखो इधर, जेड एक्स ए में से पहले तो आप 2 अल्फा का डिके कर दें, एक अल्फा से 2 प्रोटॉन कम होते हैं तो 2 से 4, तो Z माइनस 4, Y और A में से A माइनस 8, ऐसा बन जाएगा इसके अंदर। अब यहां पर से जो है 3 बीटा पार्टिकल ही बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक बीटा से एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो 3 से 3 बढ़ जाएंगे, तो आएगा यहाँ पर Z माइनस 4 प्लस 3, तो Z माइनस 1 Y डैश, और A में तो चेंज नहीं आएगा, तो A माइनस 8 ही रहेगा। अब ये जो अपने पास फाइनल एलिमेंट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आ रहे हैं Z माइनस 1, तो ये तो हो गए प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो हो गए Z माइनस 1, न्यूट्रॉन आपको निकालने हैं। न्यूट्रॉन के लिए हम इस मास नंबर में से प्रोटॉन के नंबर माइनस कर देंगे, तो A माइनस 8 माइनस Z प्लस 1, तो A माइनस Z माइनस 7। ये न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन रेशियो आ जाएगा n बाई पी इक्वल टू A माइनस Z माइनस 7 अपॉन Z माइनस 1। आइए ऐसा एक क्वेश्चन और लिखे हैं। यूरेनियम 238 में से लेड बना 206, एन अल्फा निकल रहे हैं, एन डैश बीटा निकल रहे हैं, तो कितने अल्फा निकल रहे हैं, कितने बीटा निकल रहे हैं, एन और एन डैश आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर। हाँ, एट अल्फा और 6, ये आ रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपके पास में, तो ध्यान रखना कि भाई जो मास नंबर है
मास नंबर में चेंज तभी आता है जब वहां से अल्फा का डिके हुआ हो, बीटा से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ अल्फा फाइंड आउट करने का एक तरीका है एन, मतलब नंबर ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन 4। ये हुआ, ऐसा अपन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो मास में चेंज आ रहा है ये केवल और केवल अल्फा से ही आ रहा है, इसलिए। ठीक है, और एक अल्फा से 4 मास नंबर में चेंज आता है, इसलिए हमने डिवाइड किया इसको 4 से। तो एन हो जाएगा डेल्टा ए बाय 4। अब डेल्टा ए करते हैं तो 238 माइनस 206 बाय 4। तो 238 कितना करेंगे यहाँ पर, 32 बाय 4 कितना आ जाएगा 8। तो 8 तो यहाँ पर क्या निकल गए अल्फा। अब क्या कर रहे हैं कि अब इस वाले एलिमेंट में से आप 8 अल्फा पार्टिकल का डिके कर दें, तो आएगा यहां से कि 92 यूरेनियम 238 माइनस 8 अल्फा करेंगे। अब 8 अल्फा से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे वो होंगे 16। तो 92 माइनस 16 करेंगे तो 76 एक्स और 206 यहां पर आएगा। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, लेड में। तो यहां इसको कन्वर्ट करना है 82 लेड 206 में। बताइए अब यहां 76 है, यहां पर 82 है, एक बीटा से एक प्रोटॉन बढ़ता है, तो यहां कुल कितने प्रोटॉन बढ़े, 6 प्रोटॉन बढ़ते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ बीटा मतलब एन डैश, ये हो जाएगा 82 माइनस 76 मतलब 6 बीटा पार्टिकल्स। तो आएगा यहाँ से 6 बीटा माइनस पार्टिकल यहाँ से इमिट होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके इसके अंदर एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, सभी कर लेंगे क्या। तो ये तो हुआ यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, अल्फा बीटा एंड गामा। इनके अलावा क्या होता है, कुछ एक रिएक्शन भी आती है, एक आपको इक्वेशन दी जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके की इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो होती है इस तरह से, एक्स ए बी वाई। तो ये वाली जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल डीके वाली इक्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक एलिमेंट है, न्यूक्लियस है, इस एक्स न्यूक्लियस के ऊपर कोई पार्टिकल ए इंसिडेंट हुआ, तो ऐसा करने पर एक अपने को नया न्यूक्लियस वाई मिलता है, और इस वाई के साथ में हमें बी पार्टिकल भी मिलता है। इसका मतलब ये होता है। तो अगर मैं इस वाले रिएक्शन को लिखूं यहां पर, तो आएगा कि x प्लस ए से बनता है y प्लस बी, ये रहा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दी जाती है तो क्या करना है कि आपको इसमें 3 एलिमेंट आपको दिए जाएंगे, आपको एक एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो 4 में से 3 देंगे, एक आपको फाइंड आउट करना है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन, कि आपको दिया हुआ है x n अल्फा और 3 लिथियम 7, ये आपको दिया हुआ है। आपको यहां से x फाइंड आउट करना है कि x क्या होगा। तो देखना भाई कि इस वाली इक्वेशन को हम लिखते हैं पहले इस फॉर्म में। तो आएगा कि x प्लस एन, एन मतलब न्यूट्रॉन है ये, तो आएगा यहाँ पर x प्लस न्यूट्रॉन इक्वस टू बन जाएगा 3 लिथियम 7 प्लस अल्फा, अल्फा मतलब 2He4। अब इसको आप यहां से बैलेंस कर दें। बैलेंस करने में देखना कि यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर कितने हैं 5, यहाँ कितना है 0, तो यहाँ कितना आएगा 5 आ जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में आ जाएगा 5, यहाँ पे मास नंबर 7 प्लस 4 11, 11 में से 1 तो यहाँ पर आ गया, कितने बचे 10, 10 कहाँ जाएगा यहाँ पर आ गया ऐसा। मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा ये जाएगा 5B10, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन का ध्यान रखना, इस वाली का ये हुआ यहाँ पर। इसके बाद में आता है यहाँ पर रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ, या जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। ये क्या होता है देखते हैं। तो आएगा यहाँ पर नया टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, रेडियोएक्टिव डिके। ये लॉ क्या कहता है देखें।
देखो भाई, रेडियोएक्टिव डिके का मतलब ये है कि ये अपने पास में एक यूरेनियम का जो है न्यूक्लियस का एलिमेंट अपने पास में है ना। अब ये तो है यूरेनियम, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब यूरेनियम का हमें पता है कि भाई वो तो अनस्टेबल है, वो तो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियाई हैं वो सभी के सभी अनस्टेबल हैं, रेडियो एक्टिव हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां से कुछ रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें से रेडिएशंस बाहर आना स्टार्ट कब होंगे, ये तो एक रैंडम प्रोसेस है। हो सकता है कि यहां से अभी स्टार्ट हो जाए, या कल आए, परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, कब भी। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशन बाहर आना कब स्टार्ट होंगे, ये तो एक रैंडम प्रोसेस है, वो कभी भी हो सकता है। अभी हो जाए, 100 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, कभी भी, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब यहां से पहला रेडिएशन स्टार्ट होगा, मतलब जब इसमें डिके होना स्टार्ट होगा, उसके बाद में कितने टाइम के बाद ये एलिमेंट 50% रह जाएगा, कितने टाइम के बाद में ये 20% डिके हो जाएगा, 10% रह जाएगा, 25% डिके हो जाएगा, बाकी सब कैलकुलेशन आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट में से डिके कब स्टार्ट होगा वो रैंडम प्रोसेस है, नहीं कह सकते। लेकिन जब डिके होना स्टार्ट हुआ तो कितने टाइम के बाद में वो खत्म होगा, कितना खत्म होगा, वो सब हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी के लिए यहां पर रदरफोर्ड एंड सोडी ने मिलकर एक लॉ दिया था, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ, और उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्टिव डिके, कहते हैं हम उसको। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था कि भाई जिस टाइम पर यहां पर से पहला रेडिएशन बाहर आना स्टार्ट होगा, वहां से इसका टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब यहां से पहला रेडिएशन स्टार्ट होगा, उससे इसका टाइम स्टार्ट होगा, तो वहां से टाइम t इक्वल टू 0 हम लेना स्टार्ट करेंगे, कब भी हो चाहे वो। और अगर मान लो कि शुरुआत में अभी इसके अंदर अगर एनोड नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है एक्टिव, एक्टिव मतलब जिनमें डिके होगा, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर इसके अंदर एनोड नंबर ऑफ न्यूक्लियर एक्टिव प्रेजेंट है, तो उनमें डिके होगा, डिके होगा। तो उस टाइम पर जो डिके रेट है वो उस टाइम पर प्रेजेंट एक्टिव न्यूक्लियाई के नंबर के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी यहां पर इसके अंदर अगर 100 न्यूक्लियर प्रेजेंट हैं, 100 एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट हैं, तो 100 में डिके होगा। ठीक है, तो अभी अगर 100 में डिके होगा, तो अभी के टाइम पर इसकी जो डिके रेट है वो प्रोपोर्शनल टू होगी 100 न्यूक्लियाई के। फिर मान लो कि इसको मैं 2-3 दिन बाद चेक करता हूं, जिसमें डिके हुआ, डिके होने के बाद मान लो कि इसके अंदर 60 न्यूक्लियाई रह गए बस। तो जो 2 या 3 दिन के बाद हम चेक कर रहे हैं इसके डिके रेट, तो उस टाइम पर जितने न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे एक्टिव, मतलब अगर 60 प्रेजेंट है, तो उस टाइम पर 60 न्यूक्लियाई एक्टिव प्रेजेंट है, तो उस टाइम पर जो डिके रेट होगी वो 60 के प्रोपोर्शनल होगी। तो किसी भी टाइम पर जितने न्यूक्लियाई एक्टिव प्रेजेंट होते हैं, उस टाइम पर जो डिके रेट है वो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल टू होती है। ये बात कही थी यहां पर रदरफोर्ड एंड सोडी ने। मतलब ऐसा है कि अगर मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर जब इसमें डीके होना स्टार्ट हुआ, टाइम t इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है एन नोड, कुछ टाइम बीता तो आफ्टर टाइम t नंबर ऑफ न्यूक्लियर रह गए n के बराबर। तो अब इस एन नोड n और t में रिलेशन हम निकालते हैं ऐसा कि जो डिके रेट है dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो टी टाइम पर अगर एन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यहां पर एक्टिव, तो टी टाइम पर जो डिके रेट होगी dn बाई dt प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन के। अब यहां पर अगर डिके हो रहा है, तो डिके हो रहा है मतलब न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं इसलिए इसको हम यहां पर माइनस से डिनोट कर देंगे। तो माइनस का dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा n। अब क्या होता है कि इस साइन को हम यहां से हटाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट, तो माइनस का dn अपॉन dt इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा इनटू n। तो ये हो जाएगा लैम्डा इनटू n। यहां पर जो लैम्डा है इसको हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट। ये क्या होता है,
कि भाई अलग अलग एलिमेंट है, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम वगैरह जो भी है, तो क्या होता है कि अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट में डिके भी अलग अलग रेट से होता है। कुछ में काफी फास्टली होता है, कुछ में बहुत स्लोली होता है, कुछ में मॉडरेट होता है, ऐसा। तो क्या होता है कि वो किस रेट से डिके होगा उसके अंदर, वो डिपेंड करता है उसके डिके कांस्टेंट पर। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर लेमडा, इसे हम बोल देंगे रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट होता है, और डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा ये। अब देखना कि इस वाली इक्वेशन को हम अगेन रीअरेंज करते हैं, तो बन जाएगा डी एन अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस का लेमडा इंटू डी टी, ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 पर तो निकले हैं एन नॉट, टाइम t पर है n, तो हम इस वाली इक्वेशन को जो है इंटीग्रेट कर देंगे, न्यूक्लियाई हो जाएंगे एन नॉट से n, और टाइम हो जाएगा 0 से लेके t तक। इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो बन जाएगा ln n, लिमिट आ जाएगी एन नॉट से n तक, और माइनस का लेमडा तो बाहर आ जाएगा, और dt का हो जाएगा t। अब ln a माइनस ln b ऐसा अपन कर लेंगे इसके अंदर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln n माइनस ln एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी। अब ln a माइनस ln b ये तो होता है ln a अपॉन b, तो आ जाएगा यहाँ पर ये ln a मतलब एन नॉट, n बाय एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू टी। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल पावर ले लूं, तो एक्सपोनेंशियल पावर से ln तो कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा n बाय एन नॉट, तो आएगा ऐसा कि इधर तो होगा n अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू, यहाँ बन जाएगी एक्सपोनेंशियल पावर, तो e की पावर माइनस लेमडा टी, तो n इक्वल्स टू एन नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, ये अपने को मिलता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से n, n तो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो एक्टिव प्रेजेंट है, t है टाइम t, कितने टाइम के बाद में हम बात कर रहे हैं, एन नोड हो जाएगा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो भी आपको दिए जाएंगे, और लेमडा हो जाएगा डिके कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर एन का ध्यान रखना, रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई, रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई, ये तो है रिमेनिंग। अब अगर आपसे पूछते हैं कि भाई कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए, ठीक है, हाँ, तो अगर शुरुआत में 100 है, 60 रह गए, तो कितने डीके हो गए, 40 डीके हो गए, है ना। तो इनिशियल में से अगर मैं इस रिमेनिंग को माइनस कर दूंगा, तो उसमें डीके वाला पार्ट अपने पास आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा भाई डिकेड न्यूक्लियाई, डिकेड न्यूक्लियाई, ये हो जाएगा एन नोड माइनस एन, तो एन नोड माइनस एन की जगह हो जाएगा एन नोड ई की पावर माइनस लेमडा टी, तो एन नोड टू यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। तो ये होते हैं रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने पास में यहाँ से ये आता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम जो है बाकी जो भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो अपन इसको सोल्व करेंगे। इसके अलावा एक टाइम इसके अंदर आता है इस तरह से कि भाई हाफ लाइफ टाइम जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है कि भाई जितने टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल के आधे रह जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसका हाफ लाइफ टाइम। ये क्या होता है देखना, हाफ लाइफ, इसको हम कैपिटल टी से शो करेंगे। तो हाफ लाइफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे रह जाएंगे इनिशियल के, तो अगर यहां पर हमने टाइम टी को तो कर दिया हाफ लाइफ, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग है ये हो जाएंगे इनिशियल के आधे, मतलब एन हो जाएगा एन नोट बाय 2। तो इसी वाले फॉर्मूले के अंदर हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एन की जगह तो आ जाएगा एन नोट बाय 2 इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। एन नोट से एन नोट गया, तो 1/2 इक्वल टू ई की पावर माइनस में है, तो नीचे आएगा लेमडा इंटू टी, ये आ गया। तो बन जाएगा यहां से कि 2 इक्वल टू ई की पावर लेमडा टी, दोनों जगह आप एल एन ले लेंगे, तो एल एन लेने पर यहां बन जाएगा एल एन टू इक्वल टू लेमडा इंटू टी। तो यहां से हाफ लाइफ कैपिटल टी ये इक्वल टू हो जाएगा एल एन टू अपॉन लेमडा, तो ये फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का, और एल एन टू की वैल्यू 0.693 भी होती है, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से अपन हाफ लाइफ भी एलिमेंट के आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखना कि भाई जो हाफ लाइफ है ये लेमडा के रेसिप्रोकल में आ रही है, मतलब अगर डिके कांस्टेंट ज्यादा है किसी एलिमेंट का, तो डिके कांस्टेंट ज्यादा है मतलब काफी फास्टली डिके होगा। जब फास्टली डिके होगा
तो काफी कम टाइम में ही वो आधा रह जाएगा ऐसा। तो अगर लैम्डा ज्यादा आ रहा है तो हाफ लाइफ कम होगी, फास्टली डिके कर रहा है तो हाफ लाइफ बहुत कम टाइम होगा। अगर आराम से डीके हो रहा है मतलब लैम्डा कम है तो आधा होने में टाइम भी उसको ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे इसका हाफ लाइफ टाइम। अब क्या होता है कि इसके अंदर हाफ लाइफ पर एक अलग से फॉर्मूला भी अपन जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन किया क्या? क्वेश्चन करेंगे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कर लिए सारे? कोई डाउट है क्या उसमें? मैटर वेव वाले नहीं कर रहे? देखिए अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला आ गया हाफ लाइफ का। अब देखिए भाई कि अपने पास में शुरुआत में मान लो एनोड न्यूक्लियर प्रेजेंट है एक्टिव। तो जब पहली हाफ लाइफ यहां से जाएगी तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद में कितने रह जाएंगे ये एनोड बाय 2 हो जाएगा ऐसा। फिर यहां से एक लाफ हाफ लाइफ 4 हो गई तो कितने रह जाएंगे यहाँ पर एनोड बाय 4 अगेन एनोड बाय 8 हो जाएगा ऐसा। मतलब ये है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर नंबर एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट। हो गया टाइम t इक्वल टू 0 पर ये आ गया। टाइम t इक्वल टू 1 हाफ लाइफ आफ्टर 1 हाफ लाइफ कितने रह गए एन नोट बाय 2। तो एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये हो जाएगा एन नोट बाय 2 के इक्वल। हो गया ऐसा। अगर ये एन नोट बाय 2 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं एन नोट इंटू 1/2 की पावर 1 ऐसा कर दें क्या इसको, है ना। फिर अगर मैं यहां पर टाइम ले लेता हूं 2 हाफ लाइफ तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग एक्टिव है तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ हो जाएंगे एन नोट बाय 4। तो बन जाएगा यहां से ये एन नोट बाय 4 मतलब एन नोट 1/2 की पावर 2 ऐसा कर दें अपन यहां से। आफ्टर 3 हाफ लाइफ यहां पर इसका भी आधा हो जाएगा एन नोट बाय 8 मतलब 1/2 की पावर 3 ऐसा कर दें। तो इतना भाई यहां पर जितनी हम हाफ लाइफ ले रहे हैं 1/2 की पावर भी उतनी ही आ रही है। तो 1 हाफ लाइफ में पावर 1, 2 में पावर 2, 3 में पावर 3। तो ऐसे अगर मैं यहां पर बढ़ते बढ़ते t इक्वल टू एन हाफ लाइफ कर दूं तो एन हाफ लाइफ में जो पावर आएगी अपने पास में वो एन नोड 1/2 की पावर n हो जाएगा ऐसा। तो यहां पर ये जो अपने पास में आ रहा है ये है आफ्टर एन हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो एक्टिव प्रेजेंट है। तो आएगा यहां से कि भाई n इक्वल टू एन नोड 1/2 की पावर n। तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला यहां से मिलता है। इस फॉर्मूले के अंदर जो स्मॉल n है ये है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब n हो जाएगा टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम। मान लो अगर हाफ लाइफ आपको दी गई है 10 दिन, 10 दिन दी गई है और आपको टाइम दिया गया है 50 दिन। तो 50 दिन में कितनी हाफ लाइफ होगी 10 दिन वाली 5 हो जाएगा ऐसा। तो यहां पर n हो जाएगा 5। तो n होता है टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम के इक्वल होता है। तो बन जाएगा यहां से कि n इक्वल टू एन नोड 1/2 की पावर t अपॉन t हाफ। ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इस चैप्टर के लगभग लगभग 60-70% क्वेश्चन तो आपके इस फॉर्मूले से ही बनेंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू एन नोड 1/2 की पावर t अपॉन t हाफ। n तो है रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो एक्टिव प्रेजेंट है, एन नोड है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्टिव, टी हो जाएगा आपको जो टाइम दिया गया है और कैपिटल टी हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, और यहीं से आपको फ्रैक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है कितना फ्रैक्शन डिके हुआ कितना रिमेनिंग है। तो आएगा ऐसा यहीं से n अपॉन एन नोड हम कर लें तो n बाय एन नोड इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की पावर t अपॉन t हाफ ये रहा। तो ये तो है रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये है इनिशियल तो इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग फ्रैक्शन। रिमेनिंग फ्रैक्शन कहलाएगा ये। ठीक है, तो अगर आपसे यहां पर रिमेनिंग फ्रैक्शन पूछते हैं तो आपको n बाय एन नोट फाइंड आउट करना है। और अगर आपको यहां पर रिमेनिंग फ्रैक्शन न पूछ के आपसे पूछते हैं कितना फ्रैक्शन डिके हुआ
ठीक है। तो डिकेड फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि इस रिमेनिंग फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर देना है, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन मतलब रिमेनिंग फ्रैक्शन प्लस डिकेड फ्रैक्शन वो 1 के इक्वल आता है, इसलिए। ठीक है। तो यहां से आपको रिमेनिंग निकालना है और डिकेड भी आपको यहीं से फाइंड आउट करना है ना। तो ये हुआ यहां पर अपने पास में रिडक्टिव डीके लो। अब मॉड्यूल लेना है, मॉड्यूल में क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसकी क्वेश्चन आपने डिस्कस किया पहले, निकल है डिस्कस। देखिए भाई एक्सरसाइज नंबर 1 में 130 पर एक्सरसाइज नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं यहाँ पर आपको, जहां दिक्कत हो मुझे बताना है ना। 130 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 से तो आपने करे नहीं अभी तक शायद, है ना, वो कर लेना आप। एग्जाम नंबर 2 के अंदर सारे क्वेश्चन कर लेना एक तो, है ना, और 3 वाले भी कर लेना, अपन बाद में फिर डिस्कस करेंगे उनको। 2 का करते हैं फिर बाद में, है ना। किसका 1 का 35 कल करेंगे उसको डिस्कस, मैटर वेव वाले के अंदर, है ना।